एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप लोग के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सेशन आज का बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो आज का जो आरआरबी एनटीपीसी का सेट है, आप 55 जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है यहाँ तक पहुँच चुके हैं गाइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें जो है मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाई हूँ उसमें से मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है कि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर मैं आंसर भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और जितना इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको वहां से मतलब कि 50 में से आपको ये बताना है कि आपने कितना ज्यादा क्वेश्चन को सही गेस किया है। ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो 55 जो सेट है उसमें से का ही क्वेश्चन है। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज इसको जरूर देखिएगा एंड इसे जरूर कोशिश करिएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होता है, ये आप जरूर इसको गेस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, एंशियंट हिस्ट्री के हो, मेडाइवल हिस्ट्री के हो या मॉडर्न के हो। तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक जीके के मिलेंगे। तो इसको मैं इसीलिए बोलूंगी कि प्लीज इसे जरूर आप एक बार जो है इसे जरूर पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन गेस करिएगा, और ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए भागीरथी और अलकनंदा का संगम कौन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देव प्रयाग, ऑप्शन बी कर्ण प्रयाग, ऑप्शन सी रुद्र प्रयाग या ऑप्शन डी विष्णु प्रयाग। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको गेस करना है, बाकी मैं बताती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भगीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देव प्रयाग है। इसमें मैं एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूंगी, सिर्फ आपको यही गेस करना है कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो आपको बताना है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि राजस्थान में है। और ये जो है राजस्थान में कौन सा झील है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में जो है ये आपका सांबर झील है। तो मैं जिन लोगों को कंफ्यूजन था मैं उसका क्लियर कर दे रही हूँ। जो राजस्थान में आपका कौन सा झील है गाइस, सांबर झील जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्यूपिल के द्वारा, ऑप्शन बी कॉर्निया के द्वारा, ऑप्शन सी रेटिना के द्वारा या ऑप्शन डी आइरिस के द्वारा। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये जो है या फिर कॉर्निया के द्वारा जो है ये होता है। यहाँ पे जो है अगर आप लोग कॉर्निया से गेस किए हैं तो ये गलत आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है वो जो नियंत्रित किया जाता है वो आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को गेस करना है, क्वेश्चन में पढ़ती हूँ जो ऑप्शन पढ़ती हूँ उसमें आप लोगों को गेस करना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं आपको बताती ही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है ये किस शासक ने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है उदयन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी घनानंद ने या ऑप्शन डी अजात शत्रु ने। तो बताइए किसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन ने जो है ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षयन से होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीली मिट्टी का, ऑप्शन बी लाल मिट्टी का, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी का या ऑप्शन डी काली मिट्टी का। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किस मिट्टी का निर्माण जो है ये ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के जो है अपक्षयन से होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा ऑप्शन जो है सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है ये दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है ये किस में है। तो आपके ऑप्शन ए भाग 6 में, ऑप्शन बी भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 4 के ए में, या ऑप्शन डी भाग 3 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 9 में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो है प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। तो आपके ऑप्शन ए कुमाऊं, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी देहरादून, या ऑप्शन डी काली। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमालय की जो है सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापत्तनम हवाई अड्डा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है नरम लोहे का, ऑप्शन बी इस्पात का, ऑप्शन सी पित्तल का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ये किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये नरम लोहे का उपयोग होता है गाइस। तो ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाएगी। तो यानी कि जब अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मानव है तो उसमें जो है लाल रक्त कणिकाएं जो है ये क्या हो जाएगी गाइस, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आपको बोला है कि आकार जो है में है जो है ये बड़ी हो जाएगी लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी जो है ये आकार में बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन बी कह रहा है कि संख्या में बढ़ जाएगी, या फिर बोल रहा है कि आरबीसी आकार में छोटी हो जाएगी, या फिर ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि आरबीसी जो है ये संख्या में घट जाएगी। तो गाइज अगर मानव जो है अधिक ऊंचाई पर है गाइज तो याद रखिएगा उसके जो है संख्या में जो है ये बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा जब मानव जब सोता है, जब मानव जो है याद रखिएगा जब मानव जब सोता है तो उस समय याद रखिएगा सोने के समय जो है guys, याद रखिएगा जो है संख्या जो है घट जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव जब सोता है तो याद रखिएगा उस जो है संख्या जो है आरबीसी की संख्या जो है ये घट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी जो है ये क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में हो या फिर दक्षिण में हो या किसी दिए गए स्थान की जो है आपकी जो है कोणीय दूरी जो है ये क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन है देशांतर कहलाती है, ऑप्शन बी प्रधान देशांतर कहलाती है, ऑप्शन सी अक्षांश कहलाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अक्षांश कहलाती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक इनमें से किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो आपके ऑप्शन है उपगुप्त ने, ऑप्शन बी बृहदर्थ ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने, या ऑप्शन डी विष्णुगुप्त ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है अशोक जो है गाइस याद रखिएगा उपगुप्त से जो है प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग कर मिट्टी की अम्लीयता को कृषि योग्य बनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है वेजिटेबल कंपोस्ट का, ऑप्शन बी कैल्शियम सुपर फास्फेट का, ऑप्शन सी जिप्सम का, या ऑप्शन डी लाइम का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी की अम्लीयता को अगर दूर करना है तो लाइम हुआता है। और अगर याद रखिएगा अगर मिट्टी की जो है क्षारीयता को अगर दूर करना है तो किसका उपयोग करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्षारीयता को दूर करना है गाइस तो याद रखिएगा क्षारीयता को दूर करना है तो आपको जिप्सम का उपयोग करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो आपके ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापगनंद या ऑप्शन डी नागार्जुन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापगनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो आपके ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी चमड़ा, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी मस्तिष्क। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये चमड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन सी प्रस्तावना को या ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो प्रस्तावना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है अरावली को, ऑप्शन बी सतपुड़ा को, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट को या ऑप्शन डी पूर्वी घाट को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को जो है गाइस याद रखिएगा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि पूर्वी घाट को जो है बताइए, पूर्वी घाट को जो है ये किस नाम से जाना जाता है गाइस? तो जरूरी नहीं आपसे पश्चिमी घाट ही प्रश्न पूछा जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पश्चिमी पूर्वी घाट को जो है ये किस नाम से जाना जाता है गाइस? तो याद रखिएगा पूर्वी घाट को जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट को जो है ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस दर्रे के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो आपके ऑप्शन है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा या ऑप्शन डी खैबर दर्रा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को लेह को जो कश्मीर घाटी से जो जोड़ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा लेह को कश्मीर घाटी से जो दर्रा जोड़ता है ये कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोजिला दर्रा जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिरों में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है परासन, ऑप्शन बी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन सी विसरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा श्वसन के दौरान जो है गैस और रुधिर में प्रवेश करती है और फिर जो है उसे छोड़ती है। ये किसके द्वारा? तो परासन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है भारत राज्यों का एक संघ है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो आपके ऑप्शन है स्वर्ण एवं ताम्र का, ऑप्शन बी स्वर्ण एवं चांदी का, ऑप्शन सी स्वर्ण एवं ताम्र का या ऑप्शन डी ताम्र एवं कांसा का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण एवं चांदी का जो है धातु का प्रयोग किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो आपके ऑप्शन है रेडोप्सिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी आइडोप्सिन या ऑप्शन डी एंथ्रोसाइनिन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेलानिन जो है ये मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि उत्तर
लेंस की क्षमता होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अन्य या ऑप्शन डी धनात्मक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है ये कितना का समय अंतराल होता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मिनट का, ऑप्शन बी 1 घंटा का, ऑप्शन सी 12 घंटा का, या ऑप्शन डी 4 मिनट का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 4 मिनट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है जो संवेदनात्मक क्रियाओं को जो है ये नियंत्रित करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तानिका, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, या ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस जो है याद रखिएगा ये जो है मस्तिष्क का जो संवेदनात्मक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का जो भाग है हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा ये जो है यही नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस राज्य की फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य कला शैली तमाशा है। तो आपको बताना है तमाशा जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब की, ऑप्शन बी राजस्थान की, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र की, या ऑप्शन डी गुजरात की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र की लोक कला नृत्य शैली जो है ये तमाशा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि श्वेतांबर आगमन का संपादन अंतिम रूप से इनमें से किस जैन सभा में हुआ था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वल्लभी में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी पावा में, या ऑप्शन डी वैशाली में। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है संपादन हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा इसी में जो है गाइस याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है कि ये जो है जो प्रथम हुआ था, प्रथम जैन सम्मेलन जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं लिखा रही हूँ, मैंने ऐसे सोचा था कि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सिर्फ आपका टेक्स्ट टेस्ट रहेगा कि आपको कितना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको लिखा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो है प्रथम जैन सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रथम जैन सम्मेलन जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंत बिंदु, ऑप्शन बी निकट बिंदु, ऑप्शन सी दूर बिंदु, या ऑप्शन डी पीत बिंदु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसे अंत बिंदु कहते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व का, ऑप्शन सी मूल अधिकार का, या ऑप्शन डी नागरिकता का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो है संविधान के भाग 1 में जो है वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि इनमें से कौन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आपके ऑप्शन ए कालाचार्य, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी भद्रबाहु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो याद रखिएगा श्वेतांबर के जो संस्थापक थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। स्थूलभद्र जो है ये श्वेतांबर के संस्थापक थे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे जो है दिगंबर के संस्थापक पूछेगा तो ये आपको ध्यान रखना है। भद्रभाव जो है ये दिगंबर के, तो जरूरी नहीं आपसे श्वेतांबर ही क्वेश्चन में पूछे, तो ये दोनों आपको क्लियर होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, दिगंबर का जो संस्थापक था वो कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिगंबर का जो संस्थापक था ये भद्रभाव जो है दिगंबर का संस्थापक था, और श्वेतांबर का संस्थापक जो है ये स्थूलभद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो आपके ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी सेबेसियस ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि या ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, तो याद रखिएगा सेक्स हार्मोन का जो स्राव करती है वो एड्रिनल ग्रंथि करती है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इनमें से किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन किया गया है? तो आपके ऑप्शन है यजुर्वेद का, ऑप्शन बी सामवेद का, ऑप्शन सी ऋग्वेद का या ऑप्शन डी अथर्ववेद का। तो ये चारों वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा गया है कि तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन किसमें किया गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में किया गया। उसके बाद अगर बात करें विधि विधान का वर्णन जो है ये किसमें किया गया है, तो यहाँ पे जो है इस चारों को आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा विधि विधान का वर्णन जो है ये किसमें किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विधि विधान का वर्णन जो है ये यजुर्वेद में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऋग्वेद को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद को जो है मंत्रों का वेद जो है ये किसे कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये सारा क्लियर कर चुकी हूँ गाइस, आप अगर पीछे का जितना भी देखिएगा वो सारी आपकी उसमें मैं इसमें पूरी चीजों को क्लियर की हूँ गाइस। तो मंत्रों का वेद जो है ये किसे कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद को कहा गया। उसके बाद अगर बात करें कि संगीतों का वेद जो है ये किसे कहा गया है गाइस, तो संगीतों का जो है ये वेद जो कहा गया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये साम वेद को कहा गया है। तो संगीतों का वेद जो है ये किसे कहा गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, संगीतों का वेद जो है ये साम वेद को कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कौन सी समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो क्वेश्चन क्या पढ़िएगा कि नागरिकों को मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए 1976 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये जो है 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो आपके ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति या ऑप्शन डी स्वयंसेवी समिति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। और द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पे मतलब ये लाया गया था गाइस, तो ये अशोक मेहता में। ठीक है, लेकिन बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय है, तो पंचायती राज आपका कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय है, ये आपको ध्यान रखना है, एक ग्राम पे, एक ब्लॉक पे और एक जिला पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार का लोक नृत्य जो गुजरात की गरबा के नृत्य की तरह है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बिहार का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो गरबा के लोक नृत्य, जो गुजरात का जो गरबा है उसकी तरह है। तो आपके ऑप्शन है कजरी नृत्य, ऑप्शन बी फगुआ नृत्य, ऑप्शन सी झुमरी नृत्य या ऑप्शन डी जाट जाटी नृत्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जाट जाटी नृत्य जो है ये गुजरात की गरबा की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए महाभाष्य की रचना जो है ये किसके द्वारा की गई है? तो आपके ऑप्शन है कालिदास के द्वारा, ऑप्शन बी पतंजलि के द्वारा, ऑप्शन सी पाणिनि के द्वारा या ऑप्शन डी मनु के द्वारा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य की रचना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की गाइस याद रखिएगा मेघदूत की रचना जो है ये किसने की थी? तो याद रखिएगा मेघदूत की रचना जो है ये कालिदास ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और पाणिनि ने जो है ये किसकी रचना की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना जो है
अष्टाध्यायी की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी की रचना जो है ये पाणिनि ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी और मनु ने की थी गाइस। मनु स्मृति की रचना जो है ये किसने की थी? तो मनु स्मृति की रचना जो है गाइस याद रखिएगा, मनु स्मृति की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है मनु ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मिट्टी या ऑप्शन डी कांच। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी जो है ये जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कांच लेंस के लिए। याद रखिएगा लेंस के लिए प्रयुक्त वही किया जा सकता है जो पारदर्शी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेंस के लिए जो है प्रयुक्त वही होता है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है जो पारदर्शी होता है। जैसे जल आपका पारदर्शी हुआ, प्लास्टिक आपका पारदर्शी होता है, कांच आपका पारदर्शी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा लेंस के लिए प्रयुक्त वही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुरा और विंध्यन के बीच बहती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी जो है ये सतपुरा और विंध्यन के बीच बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यौगिक कहलाता है, ऑप्शन बी मिश्रण कहलाता है, ऑप्शन सी ठोस कहलाता है या ऑप्शन डी तत्व कहलाता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थों की मात्रा से जो है गाइस याद रखिएगा जो निश्चित अनुपात में संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो पूर्व वैदिक आपको याद रखना है, पूर्व वैदिक का जो है कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो गाइस याद रखिएगा पूर्व वैदिक काल जो माना जाता है गाइस याद रखिएगा 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व जो है ये पूर्व वैदिक का कालखंड माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कालखंड है ये किसका माना जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो कालखंड है ये उत्तर वैदिक का कालखंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका कालखंड है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ये उत्तर वैदिक का कालखंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक का कालखंड आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोपड़ से, ऑप्शन बी चंद्रउद्रो से, ऑप्शन सी राखी गढ़ी से या ऑप्शन डी कालीबंगा से। सो गाइस आपको याद रखना है कि कालीबंगा से है गाइस, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से जो है गाइस याद देखिएगा हल से जोते गए खेत जो है ये मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो इससे आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कालीबंगा की जो है गाइस याद रखिएगा खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा की खोज जो है ये 1900 जो है 51 में जो है इसकी खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष ने जो गाइस याद रखिएगा इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा की खोज की थी 1951 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस राज्य की फोल्क डांस यानी कि लोक कला नृत्य शैली जो है गिद्दा है? ठीक है, तो गिद्दा जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश की या ऑप्शन डी पंजाब की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिद्दा जो है ये पंजाब की लोक कला नृत्य शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गिद्दा जो है ये कहा की है पंजाब की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में बनाने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन बी। तो हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है वो कौन करता है? तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई जो है गाइस याद रखिएगा हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी ताप्ती नदी पर, ऑप्शन सी झेलम नदी पर या ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो बताइए दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर स्थित है, तो अगर हम बात करें ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में है। ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका कहाँ है? तो गैस याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी खरी बोली, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर या ऑप्शन डी लाई। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद की रचना है। इसके अलावा आपको याद रखना है गोदान जो है इनकी जो है रचना है। उसके अलावा अगर बात करें कर्म भूमि जो है इनकी रचना है। तो गाइज ये जो है रचना है मैं ये सारा बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है कौन सा हो गया गाइज रंग भूमि जो है ये इन्हीं की रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी मैं आपको बताई हूँ जैसे कि पूस की रात हो गया, ये सब किनकी रचना हो गई? पूस की रात जो है ये सब किसकी रचना हो गई गाइज? तो याद रखिएगा प्रेमचंद की है। उसके अलावा अगर बात करें गाइज आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा ईदगाह। ईदगाह जो है ये इसकी लेखक कौन है गाइज? तो याद रखिएगा ये भी प्रेमचंद है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि आपके ऑप्शन ए कह रहा है कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। यानी कि जल एक यौगिक है क्योंकि ये ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन सी आप कह रहे हैं इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। या ऑप्शन डी कह रहा है कि यह रासायनिक स्थान द्वारा दो सरल पदार्थों से तोड़ा जा सकता है। तो गाइज याद रखिएगा जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतलज नदी के तट पर, ऑप्शन बी व्यास नदी के तट पर, ऑप्शन सी सरस्वती नदी के तट पर या ऑप्शन डी रावी नदी के तट पर। तो गाइस याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पे था? रावी नदी के तट पर। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो अगर पूछे गए, अगर हड़प्पा की बात है तो मोहनजोदड़ो को भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पे था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर था। ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के तट पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस नदी के तट पे गाइस? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 32 फीट, ऑप्शन बी 25 फीट, ऑप्शन सी 20 फीट या ऑप्शन डी 40 फीट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव की पाचन नली जो है ये लगभग 32 फीट होती है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है 30 फीट भी रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको 30 फीट भी देगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हम तो 32 फीट पढ़े थे। तो याद रखिएगा कहीं कहीं पे 30 फीट भी देता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे तीव्रता से बनने वाला जो विटामिन है विटामिन डी जो है ये सबसे तीव्रता से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि सिंधु जल समझौते इनमें से कौन सी नदी भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी रावी नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के अधिकार क्षेत्र में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें भारत के अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन सी नदी आई है और पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में जो है ये कौन-कौन सी नदी आई है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भारत के अधिकार क्षेत्र में जो है ये दोनों में जो है 3-3 नदी आई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम भारत की बात करें तो इसमें से जो है कौन-कौन सी नदी आई गाइस, तो भारत के अधिकार क्षेत्र में बात करते हैं व्यास नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आई। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका जो है रावी नदी जो है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आई थी और तीसरा जो है आपका सतलज नदी जो है ये गाइस याद रखिएगा ये जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं गाइस झेलम नदी जो है याद रखिएगा ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आई थी। उसके बाद अगर बात करें जो है चिनाब नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये जो चिनाब नदी जो है याद रखिएगा ये भी जो है पाकिस्तान की इसमें आई थी। और आपका जो है सिंधु जो है गाइस याद रखिएगा ये भी पाकिस्तान में आई थी। ठीक है, तो सिंधु झेलम चिनाब ये जो है पाकिस्तान में आई थी और जो है ब्यास रावी सतलज जो है ये भारत में आई थी सिंधु जल समझौते के तहत। सिंधु जल समझौता जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1960 में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का जो सेशन था जिसमें 50 क्वेश्चन था, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है ये करेक्ट हुआ है। प्लीज गाइस ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा गाइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे तो याद रखिएगा कि आपसे जो चीज नहीं बना है उसे एक बार जरूर देखिए और उसको जरूर आप पढ़िए गाइस, ठीक है। तो गाइस आपका जो है आज का जो सेशन है वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।